नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस और लेकर आया हूँ मैनेजमेंट की सीरीज़ नंबर 2। इसका पहला भाग हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसे आप इस डिस्क्रिप्शंस लिंक में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे सॉल्व करें मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ का दूसरा वाला भाग जो है वो रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांत। और मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या कहते हैं और इन सिद्धांतों को कैसे सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस को कैसे देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आ चुका है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये बताता है, ये पूछता है आपसे कि हु वॉज हेनरी फ्योल। कौन है हेनरी फ्योल्स? और हेनरी फ्योल्स के बारे में यदि देखें तो सर ये जो है, जो मैनेजमेंट के सिद्धांतों को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। हमने बहुत सारे साइंटिस्ट, ये बहुत सारे स्पेशल जो व्यक्ति हैं उनको देखा है, तो उन्हीं में से हेनरी फ्योल्स। और हेनरी फ्योल्स साहब जो हैं वो एक माइनिंग इंजीनियर थे बाय प्रोफेशंस। और उन्होंने अपने सिद्धांतों को उस प्रक्रिया के तहत दिखाया, बताया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल्स का सिद्धांत जो है वो कौन सा नहीं है। हेनरी फ्योल साहब ने सर बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और उन्हीं सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, सद्भावना। ठीक है, आप ऑप्शंस को देखकर ही आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि सर ये जो बी वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि कार्य विभाजन उन्होंने दिया है, डिसिप्लिन दिया है और कमांड की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड दी है, और ये सद्भावना और कला को नहीं दिया है। तो आप आसानी से बी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। सर दूसरे वाले का बी आंसर हो जाएगा, पहले वाले का माइनिंग इंजीनियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज जनरल गाइडलाइन फॉर द फॉलोइंग्स। प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है मैनेजियल एक्शंस, मैनेजमेंट की एक्शंस की बात हो रही है। दूसरा है जो है निर्णय लेना। और तीसरा है ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है एलिमिनेशन मेथड्स में, पहली वाली वीडियो में भी देखा है। हमने देखा है कि भाई कि ये जो नन ऑफ दीज होता है वो उसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब बचता है ठीक है सी। अभी यहाँ पर ज़्यादा संभावना हो जाती है कि बोथ ए एंड बी हो सकते हैं। तो देखो, यहीं से आप अपने आंसर्स को जानने की कोशिश करिए। प्रश्न पूछा गया है प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्यतः दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले जो प्रिंसिपल जो होते हैं वो मैनेजमेंट में हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे डिसीजंस लेना है। तो देखो, डिसीजंस लेना है तो बी ऑप्शंस भी इसमें आ जाएगा, और प्रबंधन की कार्रवाई, इट मीन द एक्शन इज आल्सो इंक्लूड्स विथ डिसीजंस मेकिंग। द ऑप्शन सी कुड बी द आंसर्स। तो तीसरे वाले का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल्स को किस रूप में जाना जाता है? देखो, हेनरी फ्योल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सर ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट माने जाते हैं, बताए जाते हैं। सर इनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। यदि आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं, मैं उनके वीडियो के बारे में बताऊंगा और उनके सिद्धांत आपको एक झटके में याद हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गलती बिल्कुल ना करेंगे ये सभी। तो भैया, हेनरी फ्योल्स हैं जनक, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जनक हो जाएंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं जाने जाते हैं, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के लिए नहीं जाने जाते, जनरल मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कोई और देता है। ठीक है, तो चौथे वाले का आंसर भैया सी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ईच पार्टिसिपेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू हिम। मतलब ये एक सीधी बात ये कहना चाहता है कि मैनेजमेंट में एक व्यक्ति जो है वो कमांड देता है, एक श्रेष्ठ से प्राप्त करता है और वो उसी के लिए जिम्मेदार होता है। फ्योल साहब के इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। फ्योल साहब ने इस चीज में क्या बताया गया? तो फ्योल साहब ने इसमें बताया है कमांड की एकता। देखिए, मैनेजमेंट में हम देखेंगे तीन लेवल होते हैं। एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है और एक हम देखेंगे लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल के मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्लान करता है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो सुपरवाइजर करता है और निचले वाला स्तर को काम करना होता है। तो कमांड एक ही व्यक्ति से आ रही है, तो भैया वो कमांड वाला व्यक्ति कौन है? वो है ऊपर का व्यक्ति, सुपीरियर। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजंस देता है, वही चीज़ हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है, वही डीजे को फॉलो करना पड़ता है। डीजे का मतलब डीजे वाले बाबू बिल्कुल नहीं है, डीजे मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो कुछ और सोच रहे हैं सर वो ध्यान दे रहे हैं, और इस तरीके से हम पांचवें प्रश्न के उत्तर को सॉल्व कर पाते हैं। द यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस में देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सिमिलर टू।
कमांड की एकता सिद्धांत से कौन सा मिलता जुलता ऑप्शंस हो सकता है? देखिए, कमांड की एकता का मतलब है कि एक व्यक्ति कमांड दे रहा है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति कमांड दे रहा है, इसका मतलब जो आपका बॉस है वो कमांड देगा, और उसके जो नीचे उसके एम्प्लॉय हैं, दे विल वर्क, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। अब देखिए, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता सर, बहुत ही सिंपल है सर, उड़ा दीजिए सर इसको, ठीक है, बचते हैं। अब देखिए, आपका ध्यान ए और बी की ओर जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ की बात की गई है, दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हम देखेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हम देखते हैं, जो किसी लाभ के लिए नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे यदि हम देखें तो ये ऑप्शंस भी हो सकता है, बट इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स लग आ जाएगा वो छठवें वाले में, वो सैन्य संगठन, दैट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बात हो रही है कमांड की, और कमांड देता है सर बॉस, ठीक है, द जनरल्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं डीजीपी। पुलिस में है तो डीजीपी हो जाएगा, ठीक है भाई, जनरल हो जाएगा, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। तो छठवें का आंसर द सिक्स क्वेश्चन इज दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, एक मुखिया एक योजना, ये किस सिद्धांत या किस व्यवस्था से संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक सिद्धांत की बात की गई है, तो इसमें एक मुखिया एक योजना, दैट इज बेसिकली वन हेड एंड वन प्लान, एक हेड होगा और वन प्लान होगा और उसी प्लान पर काम करना होगा। ठीक है, यहां पर जो है ये क्लियर समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को एक ही डायरेक्शंस में काम करना होगा, एक ही डायरेक्शंस। तो आप देख लीजिए सर, ठीक है, पारिश्रमिक्स, कमांड की एकता, स्केलर चेंज, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है सेवंथ का ए। कारण क्या है भाई, एक व्यक्ति ने, हेड ने प्लान बना दिया तो उसी पर काम करना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि लेट सपोज मान लीजिए, जैसे हम देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो नाम आपने सुना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या है, तो एक व्यक्ति ने एक प्लान बना दिया और उसी प्लान पर काम करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली एक मुखिया एक योजना का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकता को क्या कहा जाता है? निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकता को हम देखते हैं। अब देखो, इस आंसर्स को समझना है, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए सर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक दिन एक घोषणा हुई और कहा गया, मित्रों आज रात से लॉकडाउन लगाया जाता है। तो सारे के सारे जो हैं वो सेंट्रल में बैठे हुए एक व्यक्ति की ऑर्डर के बाद लॉक हो जाते हैं, और इस व्यवस्था को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। दैट मीन सेंटर में बैठे हुए एक व्यक्ति ने सबको कमांड दिया, और हर जगह, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वांचल, ठीक है, या हम कह सकते हैं पश्चिमी भारत, सब जगह के व्यक्ति लॉक हो गए। तो यहां पर एक प्राधिकरण ने एक कमांड दिया, और इस कमांड की व्यवस्था को कहा जाएगा सेंट्रलाइजेशन। इसी का उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशंस, और डिसेंट्रलाइजेशंस को समझना है तो ये लॉकडाउन की व्यवस्था को कैसे, ये लॉकडाउन को हटाया किसने था? स्टेट ने हटाया था, स्टेट 1 ने, स्टेट 2 ने, स्टेट 3 ने। चाहे आप एमपी की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, या गुजरात की, सभी ने अपने अपने लॉकडाउन अपने अपनी व्यवस्था पर हटाया। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि पावर जो है स्टेट्स के पास भी होती है, सेंट्रलाइजेशन में पावर एक के पास होती है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन के आप यहां देख सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टीज, यदि आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल हम देखें तो हम मुगलिया डायनेस्टीज को भी देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल हम देखें तो तुर्कान चहलगानी। क्या होता है तुर्कान चहलगानी? यदि जानना है तो आप जो है तुर्कान चहलगानी का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर रख रखा है। ठीक है, आप उसको वहां से जाकर देख सकते हैं कि व्हाट इज तुर्कान चहलगानी। दिल्ली सल्तनत को आप आसानी से समझ सकते हैं, और तुर्कान चहलगानी ने क्या किया, किस तरीके की फुटबॉल का गेम खेला सर, तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट दिस इज द फुटबॉल गेम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है, ठीक है, कई लोग जो हैं वो एक फुटबॉल के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, करेक्ट है, तो ये हम यहाँ से कनेक्ट कर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, और 9th नंबर का क्वेश्चन आपको बता रहा है सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत। ठीक है, सामान्य प्रबंधन के पप्पा कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था हेनरी फ्योल साहब, और उन्होंने बोला, which principle of the general management advocates the employee turnover should be minimized in order to maintain the organizational efficiency? संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए। क्या है ये बात की गई है, और इस चीज से ये समझ में आ रहा है। देखो, सीधी सी बात है, कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए।
कर्मचारी कारोबार को मतलब ये है कि कम स्टाफ के साथ ही काम करने की बात की जा रही है। ठीक है, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को बात की जा रहा है। तो यहां पर कर्मचारियों को पारिश्रमिक रिम्यूनरेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये हो नहीं सकता है। इक्विटीज, ये भी नहीं होगा। स्प्रिट द कॉप्स का मतलब, ठीक है, हम देखेंगे कि भाई कि जो जो कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड नहीं हो सकता है। स्प्रिट मतलब उनकी जो एक बेसिकली एक काम करने की सिस्टम। तो संगठनात्मक में यहां पर नाइन्थ का आंसर से हो जाएगा, दैट इज द बीसी, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए के रखना, कर्मचारियों की स्थिरता को बनाए रखना। नाइन्थ नंबर का आंसर आपका ये देखने को मिलेगा। द नाइन्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि हेनरी फ्यूल्स फिर से आ गए हैं। हेनरी फ्यूल्स 10वें नंबर पर पूछ रहे हैं कि प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है। उन्हें संगठन के सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत से रिलेटेड? देखो भाई, इतने बड़े जब भी सेंटेंस आए या स्टेटमेंट आए तो एक चीज को पकड़ने की कोशिश किया करो। हेनरी फ्यूल्स के जो सिद्धांत हैं, मैं आपको अभी उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, लोगों को शेयर करेंगे, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये जल्दी ही आएगा, ठीक है। और दूसरा, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर भी हम एक चर्चा, एक वीडियो एक रखने की कोशिश करेंगे। बट आपका सपोर्ट, आपका प्रेम, आपका जो कमेंट है वो आएगा, तभी हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 10th नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये बता रहा है कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ। देखो यहां दो चीजें, देखो आपके इंटरेस्ट, इनको हित कहते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। एक तो पर्सनल हो जाएगा, एक हो जाएगा बेसिकली पब्लिक। पर्सनल मतलब हम कह सकते हैं व्यक्तिगत, और एक हो जाएगा वो है आपका पब्लिक। पब्लिक मतलब सार्वजनिक हित। तो देखो जो भी काम होता है जो सिस्टम में, मैनेजमेंट में, वो सार्वजनिक हित पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस की उसको देखें तो देखो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट वाला आंसर यहां हो ही नहीं रहा है। यहां पर सामान्य हित की बात की जा रही, तो हित की बात की जाएगी। देखो हित में जो समानता, अब देखो पर्सनल हित और सार्वजनिक हित समान हो नहीं सकते, तो क्या आप डिलीट कर दीजिए सर। तो आपका बी और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से रिलेटेड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सर आंसर क्या होना चाहिए? सी। द 10th आंसर इज रिलेटेड टू द सी। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बताता है, प्रबंधन के सिद्धांत को लागू करने के सामान्य प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य करना होता है। तो सामान्य प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य, अब ये क्या है अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य? मतलब देखो हेनरी फ्यूल साहब ने पहले ही बोला है कि डिविजन्स करना है भाई, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति जो है वो टाइम लग सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छी इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि बेटर टू डिविजन्स डिवाइड द वर्क्स इन द डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट। भाई एक का काम होगा एचआर का काम, एक का काम होगा प्रोडक्शन का काम, एक का काम होगा मार्केटिंग का काम, एक का काम होगा, ठीक है, कोई भी सुपरविजन्स। तो 11th का आंसर है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधन के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए। देखिए अधिकार की बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा कि एक जो सुपरविजन्स, मैंने आपको बताया सुपरवाइजर्स जो है उसके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए, तभी जाकर वो लोअर वाले मैनेजमेंट्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो देखो डिसिप्लिन तो है ही, बट डिसिप्लिन से ज्यादा आंसर्स, ठीक है, हमें देखना होगा। देखो कमांड की एकता और दिशा की एकता, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होंगे। तो बेहतर जो आंसर निकल कर आ रहा है दैट इज बी ऑप्शंस। एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, मैंने आपको पहले भी एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में वीडियो नंबर 1 बनाया है, आप वीडियो नंबर 1 को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से आप अपने बेहतर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेनरी फ्यूल साहब ने सबसे पहले ये सिद्धांत कब दिया, कौन से सन की बात है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये आंसर्स तो याद रख लेना सर, 1900 में है, ठीक है। 1900 की बात होती है, दैट इज बेसिकली 1900, दैट इज द person who was giving the principles related to the management, where is the bureaucratics approach generally seen? नौकरशाही दृष्टिकोण सामान्यतः कहां देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए भाई जल्दी से। तो देखो इसमें तो आपको
समझ में आ जाना चाहिए। नौकरशाही मतलब बेसिकली हम देखेंगे भाई आईएएस आईपीएस और आईएएस एंड आईपीएस, ठीक है, हम की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं पीएससी यूपीएससी संस्थाओं की बात करेंगे। निजी लेवल पर नहीं होता सर, एकल संस्था में होता नहीं है सर, इनमें से कोई हो नहीं सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। The question number 15 is talking about the basically the what is the contribution of the Henry Fayol in the management thoughts। प्रबंध की विचारधारा में हेनरी फ्यूल साहब ने कौन सा योगदान दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। तो सर देखिए, उनके विचारों को थोड़ा सा देखना है तो सर वो भाई, ठीक है, पप्पा है भाई हेनरी, ठीक है, हेनरी फ्यूज। तो भैया देखो पप्पा है तो भाई ये देखिए क्या क्या बताएगा, सब बताएगा ना। जैसे आपके फादर जो हैं आपको समझाते हैं उचित रास्ते का पालन करिए, यहाँ मत जाइए, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, विच वन इज बेटर फॉर यू, विच वन इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, दिस इज द। तो यहाँ हम देखेंगे सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, यूनिवर्सल्स होगा, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण, दैट इज बेसिकली इसको ये भी बताते हैं कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए। प्रबंधन की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, एन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर, मैनेजमेंट की प्रक्रियाएं या प्रबंधकीय प्रक्रियाएं क्या हैं। प्रबंधकीय प्रक्रियाएं जो हैं, देखो भाई इनमें से कोई हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। बी, बोथ ऑप्शंस को देख लेते हैं भाई। सी ऑप्शन ये कहता है ए एंड बी। चलो तो भैया पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन हम यहाँ देखें तो पहला ऑप्शन को हमको नजर आएगा वो है आपका फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हम देखेंगे कि भाई कि 16 का आंसर जो है वो दोनों हो जाएगा ए एंड बी। इट मींस ये मत करना भैया कि प्लानिंग देखा और चक दिया, ठीक है भाई, चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा। दिस इज एलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है, यू हैव टू चूज द राइट वंस, ठीक है, आपको उचित आंसर पर जाना, ये नहीं कि भैया पहला देखा और चक दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो ऐसे खतरों से बचें, अदरवाइज ठीक है आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, हालांकि मैं ये कहता हूं कि जो डी ऑप्शंस मतलब उपरोक्त तो सभी आ जाता है, तो भैया उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना ना। हेनरी फोर्स ने कि कार्यों की आलोचना है, ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया है, तो इसमें आप देखिए भाई उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में मतलब लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। द रिपीटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, एलिमेंट्स, लिमिटेड एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है, देयर इज नो क्लियर मेंशंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। उन्होंने जो बातें नहीं बताई, देखो प्रबंधन की शिक्षाओं के बारे में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है, मानवीय तत्व को सीमित रखा, ह्यूमन वाला फैक्टर है, ठीक है, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले सर जो हैं उसको ठीक करते हैं। सिद्धांत कार्यों तत्वों का दोहराव किया, बार बार वही बोल रहा है कि भाई प्लानिंग है, वर्किंग है, वगैरह वगैरह, तो ये आंसर्स डी हो जाएगा। 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं सर हेनरी फ्यूल साहब ने, ठीक है। अभी हम उन पर यदि आप का सपोर्ट रहा, आपका कमेंट आता है तो हम इस पर चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर के रूप में जाना जाता है। मैक्स वेबर श्रेष्ठ रूप में किसके लिए जाना था भाई? मैक्स वेबर वो व्यक्ति है जिसने ये बताया है कि हमारा जो हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो सिस्टम है, या हमारी कोई जो व्यवस्था है, वो बेसिकली कहाँ लगाई जानी चाहिए। तो इन्होंने ये जो बताया है, तो इन्होंने बोला है कि भाई जहां आपका रॉ मटेरियल नजदीक होगा उसके बीचों बीच में बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर भी हम इनकी बाद में बात करें तो ही वॉज बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, ठीक है, और मैक्स वेबर जो हैं, और इसी के आधार पर बाद में उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए। कोई मैनेजमेंट को लेकर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, मुझे यह याद नहीं आ रहा है, बट आप उसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, बट इतना याद रखें मैक्स वेबर जो है वो आपके ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायियों को प्राप्त लाभ है। 19वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? द प्रॉफिट रिसीव बाय द बिजनेसमैन ड्यू टू द, देखो भाई बिजनेसमैन को प्रॉफिट तब मिल सकता है जब वो जो गुड्स बना रहा है वो उसकी लागत कम हो, लागत का मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो, ठीक है, और वो उसे बाजार में ज्यादा दाम पर बेच सके, उसकी डिमांड हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भाई, देखो कुशल नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल्स, ठीक है, ये हो नहीं सकता है। उत्पादन में वृद्धि, भाई उत्पादन में वृद्धि कर भी ले लेकिन भाई बाजार में नहीं बिक रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला ऑप्शंस भी गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, भाई भाई देखो जैसे भाई इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है लेकिन व्यक्ति का नहीं कर रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहां पर हम देखेंगे लो वैल्यू होना चाहिए, तो जितना आप कम वैल्यू रखेंगे सर उतना ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 19वें का आंसर सी हो जाता है, और 20वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। कौन सा नहीं है? 20वें क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला है कि इनमें से कोई नहीं, हटा देना भाई, नन ऑफ दीज को हटा दीजिएगा, बचता है, ठीक है,
बचता है सी। सी इसलिए क्योंकि ए और बी बोल रहा है, तो क्या बात करते हैं, देख लेते हैं भाई। जनरली हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में ए और बी दोनों हो जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। देखो, जनरली हम देखेंगे कंज्यूमर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, आर नॉट बेनिफिट, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है उसको क्या लाभ नहीं मिल सकता। देखो, राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च राष्ट्रीय स्तर पर जो जीवन है भाई, देखिए जैसे मान के चलिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, और उस व्यवस्था में यदि साइंटिफिक लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर होता है, तो उसमें कोई मोटे तौर पर योजनाएं बनाई जाती है। जैसे आप देखेंगे स्टैटिक्स के बेस पर प्लानिंग बनाती है, जैसे प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन तो अब तो नहीं रहा थी, लेकिन नीति आयोग जो है वो आंकड़ों को देखकर काम करता है। अब मोटे तौर पर क्या बनाता है, बोला यार इस क्षेत्र में इतने गरीब हैं, तो बोला यार 50% लोग गरीब हैं, तो इनके हिसाब से क्या एक प्लान बना दो, बोला जिला योजना रख दो। तो इससे राष्ट्रीय जीवन स्तर जो है ना बहुत बेहतर नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब ये सुधरता है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो है ही उसमें। ठीक है, लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे श्रम विभाजन। अब यहां पर विशिष्टीकरण वाली व्यवस्था नहीं होगी, तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपके देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टेलर मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, 21वें का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर इसमें हम देखेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशंस। प्रबंधन की जो विधि है टेलर साहब की, वो कोऑर्डिनेशंस पर आधारित है। इनिशिएटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पहले ही हम ऑलरेडी देखते हैं कि भैया फ्यूल साहब का सिस्टम आ जाता है। स्टेबिलिटी की बात होती नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन पहले ही आ चुका है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से तो स्टैंडर्ड है, लेकिन बेटर ऑप्शन कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 22। What is the contribution of the Taylor in the scientific management? टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बताया, किस तरीके की बातें की? तो सर इन्होंने जो बात की है वो मानसिक, मेंटल रिवॉल्यूशंस भी है, और देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट भी है। तो आंसर सी आ जाएगा। तो देखिए जहां पर ऐसी सारी सी क्वेश्चन आती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सत्य है? हेनरी फ्यूल ने 12 दिए, 14 दिए, 16 दिए, 18 दिए। भैया मैं आपको शुरुआत से बताता जा रहा हूं। ठीक है भैया, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। यदि आपको ये याद करने हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आई विल रिमेंबर। ठीक है, आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन, सॉरी सारे के सारे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को मैं झटके से याद करा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट, और उसके लिए आपको लाइक और लोगों को शेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हेनरी फ्यूल्स के सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन से सिद्धांत है? तो सर देखो 24 हैं, तो इसके लिए आपको 14 सिद्धांत याद करने होंगे, तभी जाकर आप इसको आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं, दैट इज ये सभी। तो भैया 14 को याद कर लो। तो भैया यदि बीच में कोई और आ गया तो बेटर ये है कि भाई 14 को याद कर लीजिए। टेलर और फ्यूल्स के सिद्धांत में क्या समानता है? तो 25 नंबर ये कहता है कि दोनों के दोनों सिद्धांतों में, देखिए विचारधारा सैद्धांतिक थी, प्रिंसिपल्स केंद्र बिंदु नियुक्ता था। बिल्कुल नहीं है सर, ये ध्यान देना। श्रमिकों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाना, ये भी कुछ नहीं है। जो मैनेजमेंट वाला जो होता है वो लोअर लेवल पर सोचता ही नहीं है, तो ये हटा दीजिएगा। ठीक है, बचता है मानवतावादी दृष्टिकोण। दैट इज बेसिकली, भाई क्वेश्चन इंग्लिश में ये मिस हो गया है। ठीक है, जो हमारी टीम है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए। दोनों ही विद्वान जो हैं वो बेसिकली दृष्टिकोण ह्यूमनिज्म्स पर फोकस हैं। 25वें का आंसर ठीक है, अच्छा नहीं रखा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कह सकते हैं। तो स्कॉलर वॉज ह्यूमनिस्टिक्स। ठीक है, वो ह्यूमंस पर बेस्ड थे। हालांकि दोनों के नजरियों में फर्क था। एक जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और एक वो जो है वो जनरल मैनेजमेंट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बात करते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस था। ठीक है, बाकी यहां देखेंगे कि दोनों ने क्या किया। ठीक है, मैनेजमेंट को लेकर ही प्रिंसिपल्स दिए। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? विचारधारा भिन्न भिन्न थी। मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में, मानवीय संबंध, ठीक है, दैट इज नाम देख लेना, दैट इज डब्ल्यू एल्टन मायोस। ठीक है, जॉर्ज एल्टन मायो। मायो से आया है। एक मेयो नाम के भाई एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। और मेयो साहब जो हैं, ठीक है, उनके नाम पर एक कॉलेज बनाया गया था अजमेर में। तो मायो मेयो, ठीक है, मैनेजमेंट कर लेना भाई, और इस मैनेजमेंट से कनेक्ट करके इस प्रश्न को हॉल कर लेना। ठीक है, मेयो साहब जो हैं, ठीक है, उनके नाम पर एक कॉलेज खोला गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के लोगों को जो है जो पढ़ाया जाता था। तो वहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। What is are the type of no neo prestigious ideology? नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार हैं। तो यहां पर क्या प्रकार हो सकते हैं? मानवीय संबंध, व्यवहारिक प्रबंधन। ठीक है, दैट इज बेसिकली ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। संयोगी की विचारधारा को विचारधारा भी कहा जाता है। को कॉन्सिडेंटल आइडियोलॉजीज इज कॉल्ड बेसिकली, हम यहां पर देखेंगे आकस्मिकता
कंटिंजेंसी, ठीक है, आकस्मिकता का मतलब है, ठीक है, आकस्मिक आपको जरूरत पड़ जाती है, जिसे हम देखेंगे हमारे संविधान में आकस्मिक विचारधारा देखने को मिलेगी। तो इसको थोड़ा इंग्लिश से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, दैट इज, है ना, इस शब्द से समझने की कोशिश करिए, तो वहीं से आपको देखिए जनरली आकस्मिकता, दैट इज, जैसे डिजास्टर, जैसे आप देखेंगे डिजास्टर अचानक आ गया, डिजास्टर अचानक आ गया तो आपको क्या चाहिएगा, अचानक से आपको चीजें पड़ होगी, तो इस संयोग की संयोग, है ना, तो वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो होगा आकस्मिक हो जाएगा ए, खुला और अनुकूल प्रणाली दृष्टिकोण ही है संयोगिकी दृष्टिकोण, दैट इज कंटिंजेंसी अप्रोच। यहां नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान देना। ओपन एंड कस्टमाइज, देखिए ओपन एंड कस्टमाइज का मतलब क्या है, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे हम देखते हैं कि एक कंसोलिडेट, एक आपका बेसिकली कंटिंजेंसी फंड होता है। कंटिंजेंसी फंड जब इंडियन पार्लियामेंट जो है उस घटनाओं को लेकर जारी करता है जो डिजास्टर या इनसे संबंधित होता है। हालांकि सरकार बाद में इस चीज का अप्रूवल देती है या बाद में इनके बारे में बता देती, तो ये क्या है, संयोग की दृष्टिकोण से आ जाएगा, तो ये ओपन होता है, खुला होता है, मतलब इसकी परमिशंस बाद में भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे आज की सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था, ये हमने देख लिया है। जाते जाते मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शन मतलब मैनेजमेंट के कार्यों को बताया जाता है। मैनेजमेंट का क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है, ये हर जगह से यूज किया जाता है। एजुकेशन में आप देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में, आप मिनिस्ट्री में आप देख लीजिए, आप देखेंगे मिलिट्री में आप देख सकते हैं, आप क्रिकेट में देख सकते हैं, आप किसी भी खेल, किसी भी घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट का वास्तव में काम क्या होता है? इट इज डिफाइंड बाय ए पॉट्सकॉफ फॉर्मूला एंड इट इज गिवन बाय द लूथर गुलिक्स, ही वॉज द पर्सन ही वॉज डिफाइनिंग। और इन्होंने उन चीजों को जोड़कर देखने की बात की, बताया कि भाई पहला इसका काम है प्लानिंग, ठीक है, जैसे 7 दिन होते हैं तो भैया आप क्या करते हैं कि भाई मंडे को प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है, दैट इज संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आप जो है उस कार्य को सोमवार को वही प्लानिंग करते हैं, मंगलवार को ये करते हैं कि मंगल कार्य शुभ हो इसलिए एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, और बुद्ध 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 मतलब शुद्ध, और शुद्ध वहां पर स्टाफ की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। शुद्ध की नियुक्ति करने का मतलब है भाई आप उन लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे जो एक्सपर्ट हैं, भाई जैसे एचआर का काम एचआर ही कर पाएगा, ठीक है, करेक्ट है ना। एक मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, तो शुद्ध नियुक्ति करते हैं। सोमवार को नियोजन, ठीक है, मंगलवार को मंगल कार्य का ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे बुद्ध, बुद्ध में शुद्ध नियुक्तियां करते हैं। फोर्थ में हम देखेंगे डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस कौन देता है, गुरु, दैट इज गुरुवार। कितना बढ़िया बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5वें नंबर पर कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। गुरुवार को गुरुवार के बाद शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार को हम देखेंगे भाई समन्वय होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, शुक्रवार को जल्दी जल्दी काम आप निपटा कर जो है आपका पसंदीदा सीरियल या मूवीज देखने चले जाते हैं। जनरली मूवीज जो है शुक्रवार को ही जारी होती हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। शनिवार, शनिवार को आप रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब है बेसिकली हम कह सकते हैं उसी काम की रिपोर्टिंग देखते हैं कि पूरा हमने क्या किया, और 7वें दिन फिर से एक बजट बनाते हैं, ठीक है, दैट इज रविवार, ठीक है, दैट इज संडे। और इसी फन के साथ, इसी संडे और फंडे की कहानी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, ठीक है। पसंद आया तो भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। हम हैं स्टडी ब्रिक्स, तो इंक्रीज योर नॉलेज ब्रिक्स बाय ब्रिक्स, दैट इज स्टडी ब्रिक्स।